अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रियाज बलोच विद यू के साथ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के रिस्क रिपोर्ट 2024 के हवाले से चैप्टर 2 के तौर पे गुफ्तगू करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। पहले हमने जो डिस्कशन की थी प्रोग्राम में वो एक्सट्रीम वेदर और इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन के इश्यूज़ के हवाले से था। और मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये डिसइंफॉर्मेशन आज के दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। उसकी वजह है कि आज जिस तरीके से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का फैलाव हुआ है, उसने नैरेटिव्स के इशू जनरेट कर दिए हैं। बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप, वो रियासतों के अंदर हों, कम्युनिटीज़ के अंदर हों, कारपोरेट बॉडीज़ के अंदर हों या किसी और शोबे के हवाले से हों, वो सब के सब इस तरीक़ाकार को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और अपने नैरेटिव्स को, चाहे गलत हो या दुरुस्त हो, वो पब्लिक में दुरुस्त साबित करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रू पर्सपेक्टिव, दुरुस्त हक़ाइक़ आवाम तक नहीं पहुँचते, जिसका अल्टीमेटली उन लोगों को तो फ़ायदा हो सकता है और होता है, लेकिन बुनियादी तौर पे आवाम उस अपने जो बुनियादी हक़ है जानने की जो आइनी और बुनियादी हक़ है, जो इंसानी हक़ है, उससे महरूम हो जाते हैं। और वो ये समझ रहे होते हैं कि जो बात एक इत्तलाती यलगार के तौर पे उनके सामने पेश की जा रही है वही दुरुस्त बात है, जबकि हकीकत ये है कि वो दुरुस्त नहीं होता, और कई मानों में अगर दुरुस्त भी हो तो जुज़वी तौर पे दुरुस्त होता है। लेकिन जो इसको फैलाते हैं इन चीज़ों को, वो इसके लिए जो है ना दुनिया के अंदर इत्तलाआत के मालूमात के हवाले से बड़े आवाम को ख़तरात में डाल रहे हैं। इसको जो है 53% का दिया गया है, जो है वो परसेंटेज। उसके अलावा पॉलिटिकल पोलराइजेशन पे बात हुई है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है वो दुनिया की जो तकसीम हो रही है या दुनिया के मुल्कों के अंदर सियासी बुनियादों पे जो तकसीम हो रही है, वो तकसीम दुनिया को अनरेस्ट की तरफ लेके जा रही है, दुनिया को एक हंगामा खेजी की तरफ लेके जा रही है, दुनिया के तरक्की और ग्रोथ में रुकावट पैदा कर रही है, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना हालात पैदा कर रही है, जिसमें जंगी हालात भी शामिल हैं, जिसमें इकनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन के हालात पैदा कर रही है, जिसके अंदर कम्युनिटी के एक दूसरे के साथ मिक्सअप करने के हालात जो हैं उसको जो हो रहे हैं उसको ख़राब कर रही है, जिसके अंदर रिलीजियस हार्मनीज़ के इश्यूज़ हैं, जो मजहबी रवादारी के इश्यूज़ हैं, जो सियासी रवादारी के इश्यूज़ हैं, वो मुतासर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इस हवाले से जो है अगर देखा जाए तो इसको 46% जो है वो उसमें दिया गया है। आप अंदाज़ा करें कि ये 100 में से 46% रिस्क फैक्टर है कि जी वो जो है ना दुनिया को रिस्क में डाल सकती है। कास्ट ऑफ लिविंग का जो इशू है वो 42% है। अब कास्ट ऑफ लिविंग का मतलब ये है कि आप एक इंसान जो है वो जो ज़िंदगी गुजारता है, तो उस ज़िंदगी गुजारने के लिए उसको दरकार माली वसाइल जो है कितने होने चाहिए, फूड सिक्योरिटी, कपड़े और ज़िंदगी गुजारने के शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ और इस तरह के जो तमाम तर कंपोनेंट्स हैं वो मिला के तो कास्ट ऑफ लिविंग का तयन किया जाता है। आप अंदाज़ा करें कि 42% जो है पूरी दुनिया की जो है वो के लिए एक रिस्क है। 42% ये तो एक यूरोपियन मुल्क भी इसके अंदर शामिल हैं, लैटिन अमेरिकन मुल्क भी शामिल हैं, मशरक़ वस्ता भी शामिल है, फार ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप,
ہر ملک شامل ہے اس کے اندر، اور یہ مجموعی طور پہ جو ہے نا 42% ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ اگر وہ ڈیولپڈ کنٹریز کو جو ہے نا وہ مائنس کیا جائے اور ریشو نکالا جائے غریب ملکوں کا، سری لنکا کا، بنگلہ دیش کا، انڈیا کا، پاکستان کا، تو یہ کہاں پہ، اور افریقہ کے ملکوں کا، تو یہ ریشو جو ہے نا میرے خیال میں 85% جا کے پہنچتا ہے، اور یہ بڑا خطرناک ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اور بہتر طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر اس کو حل نہیں کیا گیا تو دنیا کے اندر بہت زیادہ خطرات جنم لے سکتے ہیں۔ اب اس میں 2 اسکول آف تھاٹ ہیں۔ ایک اسکول آف تھاٹ ایگزسٹنگ جو سسٹم ہے اس کے اندر رہ کے اصلاحات کے ذریعے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ ایک ریولیوشنری چینج کے ذریعے اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ان دوسرے اسکول آف تھاٹ کا خیال ہے کہ جب تک وسائل کی تقسیم برابر نہیں ہوگی تب تک جو ہے دنیا کے اندر ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے وسائل کی تقسیم اور مینس آف پروڈکشن جو ہے یا ذرائع پیداوار جو ہیں وہ جب تک جو ہے نا وہ وسیع آبادی جو ہے غریبوں کے ہاتھ میں، محنت کشوں کے ہاتھ میں، کسانوں کے ہاتھ میں، غریب نوجوانوں کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، تب تک جو ہے نا اس مسئلے کو بنیادی طور پہ پراپر طریقے سے نہ صرف ایڈریس نہیں کیا جا سکتا بلکہ یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا۔ جبکہ وہ دوسرا جو کیپیٹلسٹ اسکول آف تھاٹ ہے اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے وہ بہتر انتظام کاری کے ذریعے، گڈ مینجمنٹ کے ذریعے، اور اس طرح کے جو گڈ گورننس کے ذریعے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر گڈ گورننس اور گڈ جو ہے وہ مینجمنٹ کے ذریعے ہو سکتا ہوتا تو پھر یہ یہاں تک یہ مسائل پہنچتے کیوں؟ یہ تو یورپ کے مسائل بھی ہیں، یہ تو امریکہ کے مسائل بھی ہیں، یہ تو دنیا کے ہر کونے کے مسائل ہیں۔ تو گڈ گورننس تو وہاں پہ موجود ہے، پارلیمان موجود ہے، ڈیموکریسی موجود ہے، اظہار رائے کی آزادی موجود ہے، ورلڈ آف اپرچونٹیز کہا جاتا ہے، ان کو اپرچونٹیز موجود ہیں، لیکن ان تمام تر کے باوجود آخر یہ رسک کیوں بلڈ ہو رہے ہیں، کیوں ڈیولپ ہو رہے ہیں؟ یہ سوال ہے جو سمجھنے کی ہے، اور اس سوال کو سمجھنے کے بعد جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ بہت شکریہ، امید ہے کہ آپ نے ان نکات کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی، اور یہ ساتھ اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بہت شکریہ۔